नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट लॉ। जून में जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें जो हमारा एक पार्टिकुलर यूनिट है या कह दें सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टोर्ट और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन उसी के अंदर आता है, उसी यूनिट में आता है। उसके रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछे गए थे उन सभी को आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो कवर होते हैं। ये होते हैं टोर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट और कंपटीशन एक्ट। ये चार चीजें हैं वो इस यूनिट में है जो कवर होती है, और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे जून के एग्जाम में आए थे वो हम आज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक ऑप्शन और विद द सेक्शंस। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर हाँ आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है किसके रिगार्डिंग है, टोर्ट की डेफिनेशन के बारे में है। Tort means a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or a breach of trust। ये डेफिनेशन है वो कहाँ दी गई है या किसके द्वारा दी गई है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। टोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो कि न कि एक एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि सिर्फ यहाँ तक ही टोर्ट है वो लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी है। यहाँ पे काफी सारी इंक्लूसिव भी आ जाती है चीजें। तो ये वाली डेफिनेशन है वो क्या सालमन ने दी है, विनफील्ड ने दी है, या फिर लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज एम या क्लोज एफ में दी गई है। तो ये हमें जो डेफिनेशन है वो देखने को मिलती है लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 2 क्लोज एम में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में रिगार्डिंग दी फाइलिंग ऑफ अ कंप्लेंट बिफोर द कमीशन। यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कितना जो टाइम पीरियड है वो दिया गया है एक कंप्लेंट को फाइल करने के लिए। क्या ये 30 दिन की लिमिटेशन है या 60 डेज की लिमिटेशन है, 1 ईयर की या 2 ईयर्स की लिमिटेशन है। तो यहाँ पर जो है लिमिटेशन है वो दी गई है हमें सेक्शन 69 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें जो है 2 ईयर्स की जो लिमिटेशन पीरियड है वो दिया गया है, उसके बाद में आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन प्रोविजो में ये भी कहा गया है कि अगर आप इसके बाद भी कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो वो फाइल की जा सकती है कि, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है कि आपको कमीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वहां पर एक सफिशिएंट कॉज था आपकी डिले का, क्यों आप है जो विद इन द लिमिटेशन पीरियड है वो फाइल नहीं कर पाए। जब यहाँ पर कमीशन है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि देयर इज अ सफिशिएंट रीजन, तो वो उसका रिकॉर्ड करेगा एक रीजन अपने ऑर्डर में, और उसके बाद में वो है कंप्लेंट है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर होगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट नहीं है रिगार्डिंग दी कंपटीशन एक्ट 2002 के बारे में, यानी कि नॉट करेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट ए है वो क्या कहती है कि जो राघवन कमेटी है ले डाउन स्ट्रेस ऑन द एनेक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। तो क्या ये ऑप्शन सही है इसके बारे में? पॉइंट ए है वो है राइट, यानी कि SVS राघवन कमेटी थी, उन्होंने यहाँ पे जो इसके एनेक्टमेंट के बारे में कहा था। उसके बाद में बात करते हैं स्टेटमेंट बी क्या कहती है कि कंपटीशन एक्ट है वो रिप्लेस कर देता है MRTP एक्ट। MRTP एक्ट मतलब मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। इस एक्ट को रिप्लेस करने के बाद में कंपटीशन एक्ट आया। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट कंपटीशन एक्ट 2002 प्रोहिबिट्स हॉरिजॉन्टल कार्टेल्स एंड नॉट वर्टिकल कार्टेल। तो ये वाली स्टेटमेंट है वो यहाँ पर रॉन्ग है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंपटीशन एक्ट डज नॉट प्रोहिबिट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय एंटरप्राइज। तो ये तो सिंपल सी बात है। कंपटीशन एक्ट का सेक्शन 4 ही इसके बारे में बात करता है कि यहाँ पर प्रोहिबिशन है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का, वो लागू होगा। तो ये डज नॉट प्रोहिबिट लिखा है तो ये ऑब्वियसली स्टेटमेंट गलत होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है एक, तो ये होगा इसमें जो कौन से में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया गया है, हमें कुछ केस लॉज दिए गए हैं, उनको सीक्वेंस में ईयर वाइज है वो हमें सेट करने हैं। सबसे पहले हमें इनके ईयर्स हैं वो कब डिसाइड हुए थे, कौन से सन में डिसाइड हुए थे वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले वो देखते हैं। सबसे पहला केस है डोनिंग्यू वर्सेस स्टीवनसन।
ये टोट का है जो सबसे फेमस केस हम कह सकते हैं। हर बार अपने आंखों के सामने जब भी आप टोट पढ़ना शुरू करेंगे तो नेग्लिजेंस का जब टॉपिक आता है तो वहां पर ये केस आता है। कौन सा केस है आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये है स्नेल इन द बोतल वाला। ये एक कीवर्ड आप याद रखते हो, स्नेल इन द बोतल, यानी कि वहां पे एक बोतल खरीदी जाती है उसमें स्नेल आता है, उसके रिगार्डिंग ये जो केस था नेग्लिजेंस के रिगार्डिंग। ओके, तो ये 1932 का था। उसके बाद में आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सौभाग्यवती। ये केस है वो डिसाइड हुआ है 1966 में, और ये केस भी नेग्लिजेंस से ही रिलेटेड है। और इसका जो मेन की पॉइंट है वो आप क्या याद रख सकते हो, क्लॉक टावर, यानी कि क्लॉक टावर में बड़ी सी जैसे घड़ी लगी होती है कहीं कहीं बड़ी बड़ी सिटीज में, तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कोई गड़बड़ी हुई थी जिससे कि वहां पर एक इंसिडेंट हो गया था, तो वो वहां पर नेग्लिजेंस से रिलेटेड था। ओके, नेक्स्ट आता है चंदन लाल सहू। एक्चुअली ये यहाँ पे चरण लाल सहू है लेकिन पेपर में चंदन लाल सहू ही लिखा गया था, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस है 1990 का, और ये केस भी है जो नेग्लिजेंस से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये केस 1974 का है, और ये केस है वो एक डॉक्ट्राइन है, उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करता है, रेस इप्सा लिक्विटा, यानी कि व्हेन थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी कि चीजें अपने आप के बारे में खुद ही बोलती हैं, इस तरह का ये डॉक्ट्राइन है रेस इप्सा लिक्विटर, उसके बारे में है जो ये केस लॉ है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ए ही है वो जो कि सभी में है 1932 वाला। देन उसके बाद में 1966 ऑप्शन नंबर बी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के आप सीक्वेंस में लगा ही लीजिए, आपके सामने ईयर्स भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। Section 168 of the Motor Vehicles Act 1988 requires the payment of compensation which must be। किस तरह की पेमेंट ऑफ कंपनसेशन के बारे में बात करता है, क्या ये एजुकेट कंपनसेशन पेमेंट होनी चाहिए, या वो फेयर होनी चाहिए, या जस्ट होनी चाहिए, या फिर लिविंग होनी चाहिए। तो इनमें से जो कौन सा वर्ड है वो इस पार्टिकुलर सेक्शन में है वो यूज किया गया है मोटर व्हीकल्स एक्ट में, तो वो यहाँ पर वर्ड है वो यूज किया गया है जस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देख सकते हैं आप एक सेक्शन के अंदर कितना डीपली जाकर के क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार फिर से हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है वो सेट करने हैं। क्या सेट करने हैं, वो है हमारे पास सेक्शंस, यानी कि ये जो सेक्शन दिए गए हैं हमारे पास कौन से हैं, कंपोजिशन ऑफ कमीशन, कॉम्बिनेशन, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट और रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। इन सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है वो सेट करना है एज पर देयर सेक्शन नंबर। तो चलिए हमें पहले इनके सेक्शन नंबर है वो पता होना चाहिए। तो जो कंपोजिशन ऑफ कमीशन है वो कौन से सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 8 में। उसके बाद में जो कॉम्बिनेशन है वो कौन से में, सेक्शन 5 में। और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन सेक्शन 4। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन इसका लगभग 2-3 बार ये PYQs में अलग अलग ईयर में पूछे जा चुके हैं। और उसके बाद में एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट है वो है सेक्शन 3 में, और रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन वो है सेक्शन 6 में। तो सबसे पहले है वो कौन सा होगा, डी, देन उसके बाद में सी, देन उसके बाद में बी एंड ई और ए। तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच करनी है हमें लिस्ट किससे, एक कंसेप्ट को उसके केस लो से। तो हमें ये कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं और इस साइड में हमारे पास कुछ केस लो हैं, तो इनको हमें मैच करना है। सबसे पहले आता है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया, यानी कि जहां पर आपको पता है कि इंजरी हो सकती है आपको, फिर भी आप अपनी मर्जी से उस जगह पे जाते हैं, तो उसको हम वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया कहते हैं। तो ये कौन से केस से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है ऑप्शन 3rd नंबर वाले केस, यानी कि हॉल वर्सेस ब्रुकलेंस ऑटो रेसिंग क्लब। जैसा कि इसके केस का जो नाम है उससे क्लियर हो रहा है कि किसी रेसिंग क्लब की बात हो रही है। रेसिंग क्लब का मतलब है कि वहां पर कहीं किसी भी टाइम पर किसी भी तरह का कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि वहां पर एक इंजरी होने का डर है, और उस सिचुएशन में आप अपनी मर्जी से वहां पे जा रहे हो, तो दैट इज द वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी। वहां पे आप इंजरी क्लेम है वो नहीं कर सकते, किसी को उसमें लायबल नहीं ठहरा सकते। तो इस तरीके से ये जो केस है यहाँ पर रिलेटेड है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया से। और ये कब का केस है, ये 1932 का केस है।
इसका ईयर भी साथ के साथ हम लोग याद कर लेते हैं, क्या पता कभी आगे आने वाले एग्जाम में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाए, तो हमें ईयर, वो ईयर है वो भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट, मतलब एक ऐसा एक्सीडेंट जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो यहाँ पे कौन सा होगा, कौन से केस से रिलेटेड है ये है हमारा रिलेटेड टू द स्टैनली वर्सेस पावेल। स्टैनली वर्सेस पावेल, आपको ये केस अच्छे से पता होगा, इसकी फैक्ट के बारे में, शूटिंग वाला, पीजेंट शूटिंग, एक पार्टी में गए हुए थे, वहां पे उन्होंने जो है शूटिंग की, वो बाय मिस्टेक कहीं पर जाके लगी, फिर किसी और जगह पे जाकर के टच होकर के थर्ड पर्सन को लगी, तो वो एकदम मतलब प्रिडिक्टेबल नहीं था, इनएविटेबल एक्सीडेंट हो गया था वो, इसमें ये वाली चीजें हैं वो डिसाइड हुई थी। उसके बाद में आता है एक्ट ऑफ गॉड, तो एक्ट ऑफ गॉड है वो किससे रिलेटेड है, एक्ट ऑफ गॉड रिलेटेड है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड, ये केस है 1876 का, और यहाँ पर हम लोग इसका कीवर्ड है वो याद रख सकते हैं, आर्टिफिशियल लेक, यानी कि यहाँ पर एक जो है डिपेंडेंट है उसने एक आर्टिफिशियल लेक बनाई, लेकिन उस समय पर इतनी ज़्यादा रेनफॉल हुई थी जो कि उनकी ह्यूमन मेमोरी माने जब तक कि अगर उनको याद है लास्ट में, तो उतनी हैवी रेनफॉल कभी भी नहीं हुई थी, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वो उस व्यक्ति की कोई उसमें फॉल्ट नहीं है जिसने वो आर्टिफिशियल लेक बनाई है, ये एक्ट ऑफ गॉड था, यानी कि अगर वहां पर हैवी रेन नहीं होती तो ये सारी चीजें हैं वो यहाँ पर ना होती, क्योंकि वो एक्ट ऑफ गॉड था। हैवी रेन जो कि हाँ अगर नॉर्मल रेन होती उसके बाद में अगर कोई डिफॉल्ट होता है, उससे पानी निकल के कहीं किसी को भी नुकसान पहुंचाता है, तो वो लाइबल होता है, लेकिन ये जो रेनफॉल हुई थी इस केस में वो एक्सेप्शनल थी, कभी नहीं हुई थी पहले, तो ये एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा। नेक्स्ट आता है नेसेसिटी, नेसेसिटी है ये कॉप वर्सेस शार्प से रिलेटेड है, 1891 का केस है, और इसमें क्या था कि एक जो व्यक्ति है वो किसी दूसरे घर में फायर लग गई थी, उसको रोकने के लिए उस घर में चला गया था, यानी कि तो यहाँ पर क्या था, वो बड़े हार्म को, यानी कि वो आग फैल करके किसी दूसरे के घर में या कहीं और भी जा सकती थी, तो उस बड़े हार्म को रोकने के लिए वो वहां पर उस घर में चला जाता है, यानी किसी तरीके से वो ट्रेसपास करता है, तो यहाँ पे उसको नेसेसिटी के लिए यहाँ पर लायबल नहीं ठहरा जाएगा कि उसने ट्रेसपास किया है या जो भी है, वो अंदर गया है, उसने दरवाजा तोड़ा है, जो भी छोटा मोटा हार्म वहां पे पहुंचाया है, तो उसको यहाँ पे लायबल नहीं ठहरा जाएगा, क्योंकि ये नेसेसिटी में आता है। तो ये था हमारा पॉइंट्स जो केस लॉ हैं उनसे रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें राइट होगा, ए का थर्ड वाला इसमें और इसमें, ये दोनों गए कट, और उसके बाद में बी का है जो वो है वन, बी का वन कौन से में, इन दोनों में, फिर और फिर एक्ट ऑफ गॉड सी का क्या है फोर है वो ऑप्शन नंबर 2 में, तो 2 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इजीली समझ में आ गए होंगे और किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।